नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है आपका। मैं के सोनी। हम लोग व्याकरण पर बात कर रहे हैं और व्याकरण की हम विभिन्न कोटियाँ पढ़ रहे हैं। आज हम जिस व्याकरण की कोटि को पढ़ना चाह रहे हैं वह है लिंग। देखिए, हर भाषा के अंदर स्त्रीवाचक और पुरुषवाचक कुछ शब्द होते हैं जिन्हें हम लिंगों के हिसाब से पहचानते हैं। लिंग की अगर हम शब्द के अर्थ की बात करें तो इसका मतलब होता है कोई चिन्ह, लक्षण और पहचान। इसके और भी कई सारे अर्थ होते हैं, लेकिन मित्रों हमें फ़िलहाल जिस अर्थ से मतलब है वो ये वाला है। तो अपने को समझ में आ जाना चाहिए कि लिंग एक ऐसी चीज़ है, ऐसा शब्द है व्याकरण का जो कोई चिन्ह है, कोई लक्षण है और वो कोई पहचान है। पहचान किस चीज़ की? तो ध्यान रखिए, अभी मैंने आपसे कहा था कि पहचान का मतलब है कि क्या वह चीज़ स्त्रीवाचक है, क्या वह चीज़ पुरुषवाचक है, इस चीज़ को पहचानना। और अगर लिंग की परिभाषा की हम बात करें तो परिभाषा क्या दी जा सकती है? देखिए, लिंग वे शब्द हैं जिससे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया की जाति का ज्ञान होता है। उसकी जाति का ज्ञान या बोध होता है। तो ये जो जाति है, इस जाति से क्या मतलब है? यहाँ पर जाति से तात्पर्य वह नहीं है कि यह ब्राह्मण जाति का है, यह है ना, मान लीजिए बनिया जाति का है या ये किसी अन्य जाति का है। यहाँ जाति का मतलब वो नहीं है कि हम किस पिता की संतान हैं। यहाँ पर जाति का मतलब है पुरुष जाति और स्त्री जाति। पुरुष जाति और स्त्री जाति किस वर्ग में उसको रखा जा सकता है। ठीक है मित्रों, ये हमें मूल रूप से समझ में आना चाहिए। एक और चीज़ हमें समझ में आनी चाहिए कि दुनिया की जितनी भी वस्तुएं हैं उन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं। कौन से दो भागों में बांट सकते हैं? दुनिया की जितनी भी वस्तुएं हैं इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो हो जाएगा चेतन वस्तुएं, जो जीवित वस्तुएं हैं, चेतन। इसमें संपूर्ण मनुष्य, संपूर्ण जीव जंतु ये सब आ गए। कुछ लोग ये मानते हैं कि वृक्ष लताओं को भी, पौधों को भी इधर ही रखना चाहिए क्योंकि उनमें चेतना होती है, उनमें प्राण होते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आप जड़ मानते हो, जड़ जो स्थिर रहते हैं, जैसे पत्थर जड़ माना जाता है, धातुएं जड़ मानी जाती हैं, है ना, इस तरह की चीज़। तो चेतन और जड़ ये दो प्रकार के भागों में आप दुनिया की सभी वस्तुओं को बांट देते हो। जितनी भी चेतन वस्तुएं हैं उनको हम पुरुष, है ना, या इसके लिए सही शब्द लेना चाहिए नर, और स्त्री या मादा में हम बांट देते हैं। इस हिसाब से तीन लिंग भाषा के अंदर हो सकते हैं। कौन कौन से? एक तो हो सकता है पुल्लिंग, क्या शब्द हुआ? पुंगलिंग। और दूसरा क्या हुआ? स्त्रीलिंग। और तीसरा क्या हुआ जो इन दोनों से अलग है? नपुंसक लिंग। देखिए, चाहे आप अंग्रेज़ी में चले जाएं, वहाँ पर फिर भी चार तरह के लिंग मिल सकते हैं। संस्कृत में, मराठी में, गुजराती में, इन सब में हमें तीन प्रकार के लिंग देखने को मिलते हैं। किस किस में?
संस्कृत, मराठी, गुजराती इत्यादि में। कितने लिंग? 3 लिंग होते हैं। इंग्लिश में कितने होते हैं? अंग्रेजी में, इंग्लिश के अंदर 4 लिंग माने गए हैं। लेकिन ध्यान रखिए, हिंदी भाषा के अंदर जो जड़ पदार्थ हैं, उन जड़ पदार्थों के अंदर भी चेतना मानी जाती है, इनको भी सजीव माना जाता है। ठीक है, चेतना मानी जाती है। तो चूंकि जड़ पदार्थों में भी चेतना हो गई, और चेतना के या जो चेतन तत्व हैं उनके हमने 2 लिंग किए हैं, एक तो हमने किया है पुंगलिंग और एक हमने किया है स्त्रीलिंग। तो इस तरह से हम जड़ और चेतन के भी यही भाग कर देते हैं जो चेतन के करते हैं। क्या कर देंगे इसमें भी? हम इसमें भी वही कर देंगे, पुंगलिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, देखिए मित्रों, ये जो पुंगलिंग शब्द है, इस पुल्लिंग शब्द को पुल्लिंग भी लिखा जाता है इस तरह से। मतलब ये जो इसके ऊपर की बिंदी है ये नहीं आती कुछ जगह पर, लेकिन अगर आप शब्द शुद्धि में जाएंगे और अगर आप डिक्शनरी को चेक करेंगे, अगर आप कामता प्रसाद गुरु जैसी किताबों को अगर आप देखेंगे, तो वहाँ पर आपको ये पाएंगे कि पुंगलिंग शब्द आपको मिलेगा। संस्कृत के अंदर भी ये शब्द इसी प्रकार से लिया गया है। और चूँकि संस्कृत की व्याकरण अपने स्वरूप में वहाँ से आई है, संस्कृत से आई है, इसलिए हम लोग इनके जो शब्द लेते हैं वो शब्द भी प्रायः वही लेते हैं जो हमने संस्कृत भाषा में लिए हैं। तो इसको हम लोग पुंगलिंग कहें या पुल्लिंग कहें, मतलब बिंदी, नेज़ल साउंड, जो नासिक की ध्वनि है उसका उच्चारण करें कि न करें, दोनों स्थिति के अंदर ये हम बोलचाल में काम में ले सकते हैं। लेकिन अगर शब्द शुद्धि की बात आ जाएगी तो पुंगलिंग आपको अनुस्वार के साथ में या बिंदी के साथ में ही दिखाना चाहिए। खैर जो भी है, तो मैं आपको बता रहा था कि चेतन पदार्थों के हमने 2 भाग कर लिए, जो पुरुष और स्त्री के रूप में इनके 2 भाग हुए। उसके आधार पर किसी भी शब्दों को हम पुंगलिंग और स्त्रीलिंग इस रूप में देख सकते हैं। नपुंसक लिंग जड़ पदार्थ के लिए काम में लिया जाता है, जिसका प्रयोग हमने हिंदी में नहीं किया, क्योंकि हिंदी में हम क्या करते हैं, हिंदी में हम ये मानते हैं कि जितने भी जड़ पदार्थ हैं उनमें भी चेतना होती है, और चूंकि उनमें भी चेतना होती है इसलिए जड़ पदार्थों को भी हम 2 भागों में बांट देते हैं, एक पुंगलिंग और एक स्त्रीलिंग। यानी कुल मिलाकर हिंदी भाषा के अंदर कितने लिंग स्वीकार किए गए हैं? तो हिंदी भाषा के अंदर, हिंदी व्याकरण में हिंदी व्याकरण के अंदर हमने 2 लिंग माने, एक पुंगलिंग माना और एक स्त्रीलिंग माना, जिससे पुरुषत्व का बोध हो, जिससे पुरुषत्व का बोध हो उसको हमने कहा पुंगलिंग, और जिस शब्द से स्त्रीत्व का बोध हो वो स्त्रीलिंग। तो 2 प्रकार के लिंग हो गए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि क्या इन दोनों के लिए, मतलब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए कोई नियम हमें देखने को मिलता है या नहीं। तो एक चीज़ आप अच्छे तरह से समझ लीजिए कि पुंगलिंग और स्त्रीलिंग के को क्लासिफाइड करने के लिए हमारे पास में कोई स्पेसिफिक नियम, कुछ विशिष्ट नियम नहीं है। हम कुछ सामान्य नियम कह सकते हैं जिनके अंदर जितने आपको उस नियम के द्वारा अनुशासित उदाहरण मिलेंगे, लगभग उतने ही आपको उस नियम के द्वारा अनुशासित शब्द या उदाहरण नहीं मिलते, यानी उनके अपवाद मिलते हैं। अगर आप कहते हो कि अकारांत शब्द या आकारांत शब्द जो होता है, आकारांत शब्द लड़का पुंगलिंग होता है और इकारांत शब्द स्त्रीलिंग होता है, तो ये नियम एक बार सुनने के हिसाब से और सामान्य रूप से हम समझ लेते हैं कि चलो ठीक है।
लेकिन जब हम अभी इसकी व्याख्या करना शुरू करेंगे, जब हम इन शब्दों को समझना शुरू करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि जितने इसके उदाहरण हैं उतने ही इसके अपवाद भी हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर किसी भी शब्द के, किसी भी सर्वनाम संज्ञा के हम लिंग का निर्धारण कैसे करें? तो लिंग के निर्धारण के 3 तरीके हैं। वो तरीके या वो आधार कौन कौन से हैं? सबसे पहला है रूप के आधार पर। रूप के आधार पर कि उस शब्द का रूप क्या है या उस वस्तु का रूप क्या है, दोनों चीज़ों की बात कर रहे हैं कि भाई या तो व्याकरणिक रूप से उस शब्द का रूप क्या है, क्योंकि हम इकारांत की बात करेंगे, आकारांत की बात करेंगे, ये सब क्या है, ये सब शब्द के रूप है। या हम वस्तु की बात करेंगे कि अगर वस्तु के अंदर कोई विशालकायता या पुरुषत्व, कठोरता, इस प्रकार का चिन्ह दिखाई देता है, क्योंकि पहचान ही तो है, लक्षण ही तो है, लिंग का मतलब चिन्ह ही तो है। तो अगर हमें उसमें पुरुषत्व के चिन्ह दिखाई देंगे तो वो पुंलिंग होगा, और अगर उसमें स्त्री के निशान दिखाई देंगे, स्त्री की पहचान दिखाई देगी, स्त्री का चिन्ह दिखाई देगा, तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो गया शब्द के रूप के आधार पर, दूसरा हम लेंगे उसके अर्थ के आधार पर। शब्द का अर्थ क्या है? लेकिन ये दोनों चीज़ें बड़ी सीमित रह जाती हैं, क्योंकि असल में जो हमारे काम आता है वो आता है व्यवहार या प्रयोग के आधार पर। ये लिंग निर्धारण एक ऐसी चीज़ है कि उसके व्यवहार या उसके प्रयोग से ही हम ये जान पाते हैं कि वह शब्द स्त्रीलिंग में रखा जाएगा या पुंलिंग में रखा जाएगा। और जैसा मेरी आदत है कि मैं आपको मैक्सिमम शब्दों से परिचित करवाता हूँ, क्योंकि भाषा तो किताबों में भी लिखी हुई है। ये लिंग और जितने भी संज्ञा, सर्वनाम जो भी हमने पढ़े इन क्लासेस के अंदर, व्याकरणिक कोटियाँ हमने जो पढ़ी, या आप जो हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हो, इस हिंदी व्याकरण को पढ़ने के लिए आपने किसी इस उम्र में आकर, क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, इस उम्र में आकर आपने वापस वो पहली दूसरी से लेकर और 8वीं 10वीं 12वीं तक की जो चीज़ें थीं उनको दोबारा पढ़ने के लिए या तो चैनल को सब्सक्राइब किया, या आपने किसी टीचर को लिया, किसी के पास ट्यूशन गए, या आपने किसी कोचिंग में ज्वाइन किया। ये क्यों करना पड़ रहा है? ये इसलिए करना पड़ रहा है मित्रों, क्योंकि हम हिंदी भाषी तो हैं, लेकिन हमारा हिंदी भाषा का शब्दकोश बड़ा सीमित है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि आप चाहे हिंदी भाषी हों, आप चाहे अहिंदी भाषी हों, यानी आप इंग्लिश मीडियम से हों, तो भी आपका शब्दकोश मैं ऐसा कर दूं कि जब परीक्षा में आपके पास में कोई शब्द आए, कोई प्रश्न आए, तो या तो वो पढ़ा हुआ हो आपका, और अगर पढ़ा हुआ नहीं है तो कम से कम जो 4 ऑप्शंस आप देख रहे हो उनमें आप अनुमान कर सके कि यार मैंने जब ये पढ़ा था तो रीजनिंग के हिसाब से हम ऐसा बोलते हैं, तो ये इसका उत्तर हो सकता है। तो इस आधार पर मैं आपको तैयार करने की कोशिश करता हूँ। तो अब हम चर्चा करेंगे किस आधार पर, कि व्यवहार के आधार पर या प्रयोग के आधार पर क्या ये किस तरह के इसमें हम शब्दों को लेते हैं जो स्त्रीलिंग और पुंलिंग में रखे जाएंगे। दूसरी बात कि अभी जो चर्चा चल रही थी कि नियम होते हैं, तो चलो नियमों की भी हम एक बार असलियत जान लें कि नियम क्या कहते हैं। देखो, ये माना गया कि अ और आ से बनने वाले जो शब्द होते हैं वो पुंलिंग होंगे, या ई से बनने वाले शब्द जो होंगे वो स्त्रीलिंग होंगे। तो हम इस विवाद में नहीं पड़ते, इस नियम में नहीं जाते कि अ और आ का क्या संबंध है। अभी तो हम केवल ये बात करते हैं कि अकारांत शब्दों की स्थिति क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिया अकारांत शब्द। अकारांत शब्द क्या होते हैं? जो अंत में अ से समाप्त होते हैं। देखो, इसके अंदर हमको पुंलिंग शब्द मिलेंगे। कौन कौन से शब्द मिलेंगे? देखो, जैसे हमें मिला गृह। गृह, जैसा मैंने कहा कि व्यवहार की बात है, किसी भी चीज़ को जानने के लिए हम मतलब इस लिंग में हम किसी भी शब्द के लिंग को जानने के लिए हम व्यवहार का प्रयोग करते हैं। हम प्रैक्टिस या हमारी जो बोलचाल की भाषा है हम उसका प्रयोग करते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज का हम उपयोग करते हैं। तो उसमें नियम क्या चलेगा? उसमें नियम सिर्फ एक ही चलेगा कि हम इस हर शब्द के साथ में ये अनुमान लगाएंगे कि यह शब्द होता है प्रकृति से, रूप से या व्यवहार से होता है यानी पुल्लिंग है, या होती है स्त्रीलिंग है। आप कुछ लोग कहते हैं कि साहब आप इसमें ये कर सकते हैं कि वह आता है
या आती है, कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा है, अच्छी है। तो आप जो भी आप शब्द चुनना चाहें, अपने को जो शब्द ठीक लगे आप चुन सकते हैं। मैंने जो शब्द चुन रखा है, या मैं जो शब्द अपने मित्रों को, आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ, बांटता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि भाई गृह होता है कि होती है, मकान या गृह होता है कि होती है। तो सीधी सी बात है कि गृह या मकान होता है। किसके आधार पर जाना हमने? प्रयोग के आधार पर। हालांकि अकारांत शब्द है तो गृह होता है यानी पुंगलिंग में रखा जाएगा, इसी में घर रखा जाएगा, इसी में मकान रखा जाएगा। गृह होता है, घर होता है, मकान होता है ना। इसी प्रकार हर मकान में द्वार होता है, दरवाज़ा, तो द्वार भी होता है, पुंगलिंग शब्द है। अकारांत है, र हलंत और अ, न हलंत और अ। संधियाँ पढ़ चुके हैं आप लोग, अब तक हम समास भी पढ़ चुके हैं, हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो अब मुझे डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूँ। जिन लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आ रही है कि र और अ मैं क्या कर रहा हूँ, तो आप लोगों को सारे वीडियोस शुरू से देखने चाहिए, और आपको सबसे पहले वर्णमाला वाला और संधि वाले जो वीडियोज़ हैं उनको आप सबसे पहले देखें। हमने अपनी इस कैटेगरी में उनको सबसे पहले डाल भी रखा है। तो र हलंत और ह हलंत और गृह, तो ये सब होता है। जितने भी वाद्य यंत्र हैं, जैसे हमने वाद्य की बात की, वाद्य शब्द, वाद्य को आप बाजा भी कह सकते हो, ठीक है। तो वाद्य शब्द भी होता है, वाद्य होती नहीं है। बांसुरी होती है, बांसुरी जो होगी वो होती है, वीणा होती है, लेकिन वाद्य शब्द जो है यह होता है। लेकिन अगर हम गीत की बात करें तो वह भी होता है, यानी पुंगलिंग है। गीत शब्द पुंगलिंग है। इसमें अगर आप सम जोड़ देंगे तो सम संगीत बन जाएगा, संगीत भी होता है, यानी पुंगलिंग है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। हम लोग मनुष्य की बात करते हैं, मानव की बात करते हैं, तो मानव भी होता है। अब मानव में दोनों आ गए मित्रों, मानव के अंदर स्त्रियां भी आ गई, पुरुष भी आ गए, क्योंकि सब मानव हैं। तो मानव होता है, यानी मानव पुंगलिंग, मनुष्य। सब अकारांत हैं, देखो व हलंत और अ, द्य हलंत और अ, त हलंत और अ, त हलंत और अ, ठीक है। इस द्य को खोल कर लिखना है, अलग अलग लिखना है। ये तो हमने मिला के लिखा हुआ है, इसमें दो अलग अलग व्यंजन शामिल हैं। वो कौन कौन से व्यंजन हैं और कौन सा उसमें अधूरा है, कौन सा पूरा है, वीडियो को पॉज कीजिए और तुरंत उस शब्द को लिखिए कि द्य कैसे लिखा जाएगा। अगर आपने इसको इस तरह से लिखा है तो आप बिल्कुल सही हैं। द्य है ना, विद्या, विद्या, विद्यार्थी, विद्यालय। तो मानव, मनुष्य, ये दोनों होता है, यानी कि पुंगलिंग है। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं क्रोध की। क्रोध पुल्लिंग, क्रोध होता है, ठीक है ना। क्रोध होती है ऐसा नहीं कहा जाएगा, मुझे क्रोध आई, मुझे गुस्सा आई, ऐसा नहीं होता है। मुझे गुस्सा आया, इसको लड़की कहेगी तो भी वही बोलेगी मुझे गुस्सा आया, और लड़का कहेगा वो भी यही कहेगा मुझे गुस्सा आया, है ना। तो क्रोध शब्द क्या हुआ? पुल्लिंग हो गया। अगला शब्द लेते हैं अपन इसके अंदर, जैसे हमने लिया बिस्तर, बिस्तर भी होता है। जैसे हमने लिया पलंग, पलंग भी होता है, यानी पलंग पुंगलिंग, बिस्तर पुंगलिंग। तो ये हमारे कुछ शब्द हैं जो मैंने आपको बताया कि अकारांत होने के बावजूद ये शब्द पुंगलिंग है। अब क्या अकारांत शब्द स्त्रीलिंग भी हो सकते हैं? तो मैंने आपको जैसा कहा कि जितने भी नियम हैं, उस नियम में जितने उदाहरण रखे जा सकते हैं, लगभग उतने ही अपवाद भी रखे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं, हम स्त्रीलिंग पर आते हैं। देखो किस तरह के स्त्रीलिंग? जो अकारांत हैं, अ से समाप्त हो रहे हैं, ठीक है। एक एक शब्द को लेंगे। जैसे हमने देखो, हमने यहाँ किसको लिया था? हमने यहाँ पर लिया था द्वार को, लेकिन द्वार, दरवाज़ा जिस जगह लगता है वह क्या कहलाती है? चौखट। तो चौखट, देखो ट हलंत और अ, द्वार में भी र हलंत और अ। तो अ से समाप्त होने वाले जो शब्द हैं वो पुंगलिंग भी हैं और स्त्रीलिंग भी हैं। चौखट, है ना,
तो चौखट क्या हो गया, चौखट होती है, यानी चौखट स्त्रीलिंग। अगले शब्द पर आ जाओ, घर की मुंडेर होती है, कुएं की भी मुंडेर होती है। मुंडेर, तो मुंडेर में भी र हलंत और अकारांत हो गया, इसके बावजूद मुंडेर होती है, यानी मुंडेर शब्द स्त्रीलिंग में है। ये होता है और होती है, इसको आप अगर जोड़ते चलेंगे तो मेरे हिसाब से आप काफ़ी इजी इस चीज़ को समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पुस्तक, वही अकारांत, पुस्तक, पुस्तकी नहीं होता, इसमें ई की मात्रा नहीं लगा सकते आप, तो पुस्तक अकारांत होते हुए भी स्त्रीलिंग है। ठीक है ना। सड़क, सड़क, सड़क होती है ना, सड़क होता है नहीं, सड़क। देखो अगर हम यहाँ लिखें एक शब्द मार्ग, ठीक है ना, तो मार्ग होता है, मार्ग होता है, लेकिन सड़क होती है। इसी प्रकार अगर हम एक शब्द जोड़ दें यहाँ पर बाट, तो बाट भी होती है। बाट और मार्ग दोनों एक शब्द हैं, यानी दोनों पर्यायवाची हैं। मार्ग भी जिसको कहा जाएगा उसी को हम बाट भी कह देते हैं। तो जो बाट है वो होती है, यानी वो जैसे हम कहते हैं ना कि बाट निहारी, दोस्त मैंने तुम्हारी बाट निहारी, तो बाट को निहारा गया, निहारा गया मतलब स्त्रीलिंग। और यहाँ पर मार्ग देखा जाता है, मार्ग होता है, बाट होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चादर, हमने बिस्तर की बात की थी, पलंग की बात की थी, बिस्तर होता है, लेकिन इस पर जो बिछाई जाती है चादर वह होती है, चादर होती है। ठीक है। खाट होती है, एक ही चीज़ है। पलंग और खाट दोनों सोने के काम आता है, तो पलंग होता है और खाट होती है। ये मूंज की बनी हुई लकड़ी के जो उसमें डंडे होते हैं उसके अंदर मूंज को लपेट दिया जाता है, वो खाट होगी। ठीक है, पलंग और खाट, पलंग होता है, खाट होती है। तो ये कुल मिला के जितने भी शब्द हैं ये सारे के सारे अकारांत हैं। और अकारांत शब्दों के होने के बावजूद इन शब्दों के अंदर क्या खास बात देखी आपने कि इनके अंदर पुंगलिंग और स्त्रीलिंग दोनों तरह के शब्द मिलते हैं। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। अब आप आकारांत शब्दों को लेते हैं। आकारांत शब्दों को लेते हैं, आ से अंत होने वाले शब्द, और इसमें अपन ने लिया पुंगलिंग। ठीक है, अब एक एक शब्द को लेते हैं, जैसे मटका, मटका, खरबूजा, तो मटका क हलंत और आ से समाप्त होने वाले पुंगलिंग, खरबूजा ज हलंत और आ पुंगलिंग, तांबा ब हलंत और आ, कांसा, है ना, तो कांसा होता है, तांबा होता है, कांसा होती नहीं है, तांबा होती नहीं है। ठीक है, ऐसे आ जाइए गुस्सा। ऊपर हमने बात की थी अकारांत में किसकी, क्रोध की। हमने किसकी बात की थी, क्रोध होता है, और गुस्सा वो भी होता है, पुंगलिंग है गुस्सा। अगला शब्द लेते हैं अपन, चूड़ा होता है, बोरला होता है, कड़ा होता है, तरोनिया, तरोनिया कानों में पहनते हैं, तरोना कानों में पहना जाता है, झुमका कानों में पहना जाता है। पहनता कौन है इनको, स्त्रियां पहनती हैं, मतलब स्त्रियां जिन चीज़ों को पहन रही हैं वो स्त्रीलिंग नहीं है। चूड़ा होता है, बोरला, बोरला क्या होता है, यहाँ पर माथे के ऊपर एक लट्टू जैसी आकृति होती है, बिल्कुल अपना जो बल्ब होता है लट्टू जैसी आकृति वो होती है, सोने चांदी का बना हुआ होता है, और जो सामने का हिस्सा होता है उसमें नगीने जड़े रहते हैं,
उसको पीछे रस्सी से बांध के यहाँ सर पे टिका के चोटी में गूंथ लिया जाता है, तो यहाँ अटका रहता है वो इस जगह पर, बोरला लट्टू की तरह से। छोटे बड़े कई तरह के होते हैं, तो दैट इज़ बोरला। टीका है ना, एक गोल सिक्के जैसी चपटी आकृति, उसके अंदर आप तार जोड़ देंगे, मतलब सोने चांदी का कोई उसमें चेन जोड़ देंगे और उसको यहाँ पर लगा लेंगे। दैट इज़ ऑल्सो, वो भी माथे का आभूषण है, महिलाओं का टीका होता है ना। बिंदी अलग चीज़ है, बिंदी अलग चीज़ है, बिंदी होती है, लेकिन टीका सोने का चांदी का बना हुआ महिलाएं पहनती हैं, होता है। सारे महिलाओं के आभूषण है। कड़ा महिलाएं पहनती हैं, पुरुष भी पहनते हैं, लेकिन वो एक हाथ में पहनते हैं, और महिलाएं पहनेंगी दोनों हाथों में पहनेंगी। चूड़ा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, शादी के समय में कोहनी तक के चूड़े पहने जा सकते हैं, तो चूड़ा। तरोना कानों में पहनने का आभूषण, झुमका कानों में पहनने का आभूषण, सब पुंगलिंग है। पहनती स्त्रियां हैं, लेकिन शब्द कौन से हो गए, पुंगलिंग हो गए। चलिए अब हम आकारांत यानी आज से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में एक बार चर्चा करते हैं। देखो कि ये स्त्रीलिंग कौन कौन से शब्द होंगे। स्त्रीलिंग शब्दों के अंदर सबसे पहला शब्द आएगा हमारा लज्जा। चाहे पुरुष को हो, चाहे पुरुष को हो, चाहे महिला को हो, लज्जा होती है। यानी स्त्रीलिंग। प्रार्थना होती है, ठीक है, याचना होती है, चाहे स्त्री करे चाहे पुरुष करे, याचना होती है। जयशंकर प्रसाद ने एक रचना लिखी है, उसका नाम है कामायनी। कामायनी में उन्होंने काफ़ी सुंदर वर्णन किया है मनु, श्रद्धा और ईड़ा के रूप में मन बुद्धि और इसका हृदय का, मन, हृदय और बुद्धि तीनों का। तो उसमें एक उदाहरण मिलता है, दया माया ममता लो आज और लो ये अगाध विश्वास। तो ये पंक्ति में दया माया ममता जितने भी शब्द आए, दया आकारांत, यह हलंत और आ, माया आकारांत, ममता, है ना, ये सब क्या है, ये जितने भी शब्द हैं, ये सारे शब्द दया माया ममता आकारांत होने के बावजूद स्त्रीलिंग है। दया होती है, माया होती है, ममता होती है। इसको चाहे पुरुष करे चाहे महिला करे, ये होती हैं, ठीक है। श्रद्धा होती है, ईश्वर पर श्रद्धा होती है, गुरुजनों पर श्रद्धा होती है, माता पिता पर श्रद्धा होती है, स्त्रीलिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भाषा। भाषा अपने आप में होती है, जितनी भी भाषाएं हैं, है ना, भाषा स्त्रीलिंग, भाषा शब्द स्त्रीलिंग, और भाषाओं के नाम भी स्त्रीलिंग। हिंदी होती है, गुजराती होती है, अंग्रेज़ी होती है, फ़ारसी होती है, तुर्की होती है, स्पेनिश होती है ना, रूसी होती है, मंदारिन होती है। तो जितनी भी भाषाओं के नाम है वो भी, और भाषा भी अपने आप में, भाषा शब्द ये भी क्या है, स्त्रीलिंग है। कविता, कविता आकारांत है, फिर भी स्त्रीलिंग। आकारांत में तो हमने ये नियम पढ़ा है ना कि आकारांत अगर होगा तो पुंगलिंग होगा, नहीं है। सारे आकारांत शब्द लिख रहे हैं अपन, सारे स्त्रीलिंग है। जितने उदाहरण आपने इसमें लिखे थे पुंगलिंग में, उतने ही आपने स्त्रीलिंग में लिख दिए, है ना। चलिए, और अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्तों। दारा, वामा, ये कौन है, दुहिता, दारा और वामा, र हलंत और आ, व म हलंत और आ, दारा और वामा ये दोनों पत्नी के पर्यायवाची हैं। पत्नी के, स्त्री के नहीं, पत्नी के, है ना। पर्यायवाची में इस बात का ध्यान रखना कि स्त्री के पर्यायवाची तो महिला सूचक शब्द हो जाएंगे, लेकिन पत्नी का मतलब हो गया अर्धांगिनी। अर्धांगिनी अपने आप में पत्नी का पर्यायवाची है। तो दारा वामा ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों स्त्रीलिंग शब्द हो गए। दुहिता, दुहिता भी आकारांत शब्द है, लेकिन उसके बावजूद ये क्या है, ये मतलब आकारांत है, फिर भी ये स्त्रीलिंग है। और दुहिता कहते हैं किसको है, पुत्री को, पुत्री को दुहिता कहते हैं। चलिए अब हम आते हैं इकारांत शब्दों पर, कि इकारांत शब्दों को भी देख लें। उसमें भी आपको पुंगलिंग और स्त्रीलिंग दोनों तरह के रूप मिलेंगे।
इसमें हम छोटी ई और बड़ी ई दोनों को एक साथ ले रहे हैं सुविधा के लिए। ठीक है, अब देखो कौन कौन से हैं। वैसे स्त्रीलिंग इकारण शब्दों के बारे में कहा जाता है कि वो स्त्रीलिंग है। अब हमने लिया सबसे बड़ा नाम हरि, है ना, ईश्वर, हरि। तो हरि इकारांत है, उसके बावजूद हरि होता है ना, ईश्वर होता है, तो हरि ईश्वर, हरि होता है। ऋषि, ऋषि होती है कि ऋषि होता है? ऋषि होता है ना। मुनि, मुनि होती है कि होता है? होता है, पुंगलिंग है। बृहस्पति, चाहे आप ग्रह की बात कर लो, बृहस्पति ग्रह की बात कर लो, या आप बृहस्पति ऋषि की बात कर लो, तो बृहस्पति शब्द में भी इकारांत होने के बावजूद होता है, पुंगलिंग शब्द है। कविता शब्द हमने लिखा था ऊपर, स्त्रीलिंग था, लेकिन कवि स्त्रीलिंग होता हुआ, मतलब इकारांत होता हुआ भी पुंगलिंग शब्द है, कवि, है ना। क्या इसका स्त्रीलिंग हो सकता है? हाँ, होता है ना, बताया था मैंने पहले भी एक बार। कवयित्री, है ना, कवयित्री। कवियत्री क्या है? कवियत्री महिला कवि को कहा जाएगा, है ना। तो कवि स्त्रीलिंग होते हुए भी, सॉरी, इकारांत होते हुए भी पुल्लिंग शब्द है। शनि, शनि ग्रह, है ना, तो शनि शब्द इकारांत है लेकिन पुंगलिंग है। पानी, पानी का पर्यायवाची वारी। पानी और वारी दोनों क्या हैं? दोनों पुंगलिंग शब्द हैं, है ना। जैसे एक शब्द है बढ़ई, किसको कहते हो आप? खाती को, खाती भी लिख लो। बढ़ई और खाती दोनों में स्त्रीलिंग है, दोनों में इकारांत है, लेकिन दोनों पुंगलिंग शब्द हैं, बढ़ई और खाती। माली ले लो, माली भी होता है ना। माली का स्त्री रूप बनाएंगे तो क्या बनेगा? मालन बनेगा, लेकिन माली इकारांत होने के बावजूद पुंगलिंग शब्द। हम क्या चर्चा कर रहे हैं मित्रों? हम ये चर्चा कर रहे हैं कि शब्दों के बारे में, जैसे हम अकारांत इकारांत शब्दों के बारे में ये सोच लेते हैं कि भाई ये शब्द अगर इस वर्ण से अंत हो रहा है, उसका इस स्वर से अंत हो रहा है, तो वह पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा। मैं उस धारणा को तोड़ने के लिए आपको बता रहा हूँ, क्योंकि लिंग के पहचान के लिए कोई नियम नहीं होते। इसमें सबसे बड़ा नियम है उसका रूप, उसका अर्थ, और सबसे इम्पॉर्टेंट आ जाएगा व्यवहार या उसका प्रयोग। तो हम प्रयोग ही देख रहे हैं। अगला शब्द एक और लीजिए आप, जैसे हमने लिया दही, दधी भी कह सकते हो आप इसको। तो चाहे दधी कह दो तब भी होता है, दही कह दो तब भी होता है ना। छाछ अगर आपने कह दिया तो होती है ना। लस्सी अगर आपने कह दी तो वह भी होती है ना। लेकिन यहाँ पे हम पुंगलिंग शब्दों को ले रहे हैं, इकारांत पुंगलिंग शब्दों को, तो दही और दधी ये दोनों इसके उदाहरण माने जा सकते हैं। अब हम इकारांत शब्दों के स्त्रीलिंग रूप को देखते हैं। ठीक है, एक एक शब्द लेते हैं अपन। जैसे अब खाने की बात चल रही है, जब हमने पानी की बात कर ली, पानी इकारांत होके पुंगलिंग है, तो अगर हमने बाटी की बात की तो बाटी होती है कि बाटी होता है? बाटी, जो लोग राजस्थान के नहीं हैं उनको बता दूं कि आटे की जो लोई होती है, उस आटे की लोई को हम बेक कर लेते हैं, उसको हम भून लेते हैं, और वो अच्छी तरह सिक जाती है और वो तड़क जाती है, फिर ऊपर से उसमें घी मिलाकर खाया जाता है। तो जो लोग बाटी नहीं जानते, मैं उनके लिए समझा रहा हूँ कि बाटी क्या चीज़ होती है। तो बाटी एक तरह का आटे की बनी हुई लोई, और उस लोई को आपने भून लिया, उसको बेक कर लिया। या तो आप उसको ओवन में बेक कर लोगे, या आप उसको जो गोबर के कंडे होते हैं, छाने, उसके अंदर आप बेक कर लोगे। तो खैर जो भी है, तो बाटी आपको समझ में आती है। लेकिन अगला शब्द जो लिख रहा हूँ, इकारांत होने के बाद स्त्रीलिंग भी है, चपाती, ये सब जानते हैं, चपाती को सब जानते हैं। रोटी, चपाती कह दो, रोटी कह दो, क्या शब्द हुआ? इकारांत होने के बावजूद स्त्रीलिंग हुआ। हमने ये देखा कि इकारांत शब्द पुंगलिंग भी हो रहे हैं और स्त्रीलिंग भी हो रहे हैं। पुंगलिंग के उदाहरण अपन ने देख लिए कुछ, और अब स्त्रीलिंग के देख रहे हैं। चपाती, सुई,
सुई होती है जिससे है ना कपड़े सिले जाते हैं, इकारांत स्त्रीलिंग। एक दूसरे को लोग गुस्से में या प्यार से क्या देते हैं, गाली देते हैं, तो गाली दी जाती है, गाली होती है ना, स्त्रीलिंग गाली। घर में एक बर्तन होता है पानी भरने का, उसको हम कहते हैं चरी। जैसे हमने एक शब्द क्या लिया था, मटका लिया था उधर आ में, मटका, तो मटकी भी बन सकता है, चरी भी बन सकता है, पानी भरने के पात्र। मटकी इकारांत स्त्रीलिंग, चरी इकारांत स्त्रीलिंग। मटकी मिट्टी से बनती है, चरी धातु से बनती है, सामान्यतः पीतल की होती है, एल्यूमिनियम की भी हो सकती है किसी की भी, लेकिन सामान्यतः पीतल की। कटोरी, कटोरी इकारांत स्त्रीलिंग। जाति, जाति शब्द अपने आप में इकारांत और स्त्रीलिंग है ना। जाति शब्द, जाति होती है, मेरी सोनी जाति है ना, के सोनी। और आपका जो भी नाम है और आपकी जो भी जाति है तो वो आपकी जाति है। आप गुप्ता हैं तो गुप्ता आपकी जाति है, आप चाहे पुरुष हो तो आप चाहे स्त्री हो, गुप्ता आपकी जाति है। तो जाति क्या हो गई, होती है, स्त्रीलिंग। रीति, नीति, रीति, नीति, रीति होती है परंपरा है ना, या तरीका। नीति है ना, कोई भी नैतिकता की शिक्षा, कोई भी मधुर वचन है ना, जिसको अनमोल वचन में अपन कह सकते हैं, नीति, नैतिकता होती है। प्रतीति, महसूस करना, प्रतीति होती है, ठीक है। मति होती है ना, मति, बुद्धि जिसको आपने कह दिया, ठीक है। सब इकारांत शब्द हैं और स्त्रीलिंग हैं, ऊपर सारे इकारांत शब्द हैं और पुंगलिंग शब्द हैं, ठीक है। तो आपको ये मामला क्लियर हो जाना चाहिए कि केवल इस चीज़ को जान लेने मात्र से कि इकारांत है कि ये अकारांत है कि आकारांत है, ऐसा नहीं है। मैं आपको लगातार उदाहरण से समझाता चल रहा हूँ कि इसके अंदर आपको दोनों तरह के शब्द मिल रहे हैं, आपको इसमें पुंगलिंग शब्द भी मिल रहे हैं, आपको इसमें स्त्रीलिंग शब्द भी मिल रहे हैं। हम लोग अपने अगले चरण पर चलते हैं। अब जरा उकारांत शब्दों को देख लिया जाए, है ना। ऊ और ऊ से जिन शब्दों का अंत हो रहा है उसमें, और उसमें बनने वाले पुंगलिंग शब्द कौन कौन से हैं, देखो। ऊ से बनने वाले, जैसे हमने कहा सेतु, सेतु किसको कहते हैं, पुल को। सेतु उकारांत और पुंगलिंग शब्द है। आँख में से क्या बहते हैं, आंसू, इसको और क्या कहते हैं, अश्रु। दोनों क्या हैं, उकारांत हैं। अश्रु आंसू होते हैं, है ना। अश्रु आंसू होता है, होती है नहीं, मेरी आँख से आंसू निकली नहीं, मेरी आँख से आंसू निकला, है ना। तो आंसू अश्रु होता है। पुंगलिंग, अणु होता है, परमाणु होता है, जीवाणु होता है, विषाणु होता है ना। तो इन सब के अंदर उकारांत है, लेकिन ये पुंगलिंग शब्द हैं। मनु, अभी भी मैंने बात की थी कि मनु श्रद्धा और ईड़ा के रूप में मन, बुद्धि और इसको हृदय को, है ना, इन तीनों पक्षों को कामायनी में बांधा गया है। तो मनु, मनु कौन है, मनु हिंदू परंपरा के अनुसार या भारतीय परंपरा के अनुसार प्रथम मानव हैं। और प्रथम महिला कौन है, श्रद्धा है। और ये चीज़ आपको हर धर्म में मिलेगी, हर संप्रदाय में मिलेगी। जैसे इस्लाम के अंदर प्रथम पुरुष को माना गया है आदम और प्रथम महिला को माना गया है हव्वा। ठीक इसी प्रकार ईसाईयत में अगर आप चले जाएंगे, क्रिश्चियनिटी में चले जाएंगे, तो क्रिश्चियनिटी के अंदर, ईसाईयत के अंदर भी आपको एडम और ईव शब्द मिलते हैं, प्रथम पुरुष और प्रथम महिला के रूप में। तो ये प्रथम पुरुष है मनु। मनु नाम के एक ऋषि भी हुए हैं जिन्होंने मनुस्मृति भी लिखी है, ठीक है। तो मनु उकारांत शब्द हैं लेकिन पुंगलिंग। अब आ जाइए उकारांत शब्दों के अंदर स्त्रीलिंग।
इन शब्दों से आपका परिचय होते रहना चाहिए, इन शब्दों का बार बार रिपीट करते रहें, इसमें नए नए शब्द जोड़ते रहें। ठीक है, देखो सबसे पहला शब्द लेते हैं अपन गऊ। गऊ किसको कहते हैं? गाय को। तो उकारांत हो गया, स्त्रीलिंग हो गया गऊ। धेनु, कामधेनु। कामधेनु ऐसी गाय मानी जाती है जिससे जो भी इच्छा कर ली जाए, जो भी कामना कर ली जाए, उसको वह धेनु पूरा कर लेगी। तो कामधेनु उकारांत। अपने आप में धेनु शब्द भी गाय का पर्यायवाची है, उकारांत है, और धेनु होती है ना, स्त्रीलिंग शब्द। आपने लिखा पतोहू। पतोहू, पतोहू कौन होती है? पतोहू होती है पुत्रवधू। पुत्रवधू, पुत्र की वधू पतोहू। तो पतोहू ऊ की मात्रा स्त्रीलिंग। अपने आप में वधू शब्द ले लीजिए, वर वधू, वधू शब्द ले लीजिए, तो वधू शब्द भी अपने आप में उकारांत और स्त्रीलिंग। वधू का तद्भव शब्द भी ले लीजिए बहु, तो बहु शब्द भी स्त्रीलिंग, उकारांत और स्त्रीलिंग। एक बहुत बड़ी मछली है जिसका नाम है रोहू। तो रोहू होता नहीं है, रोहू होती है ना। रोहू शब्द जो होगा वो मछली है, तो रोहू क्या है? रोहू उकारांत होने के बावजूद होती है, रोहू होता नहीं है। बात समझ में आती है? तो आपको अब तक ये समझ में आ गया होगा कि कुछ शब्द ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए कुछ स्वर ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जाए कि ये पुल्लिंग है या ये स्त्रीलिंग है, ऐसा नहीं है। मैंने उदाहरण से आपको समझा दिया कि इसमें कोई नियम काम नहीं आएगा। हालांकि सामान्य रूप से कुछ नियम काम आते हैं जिसको हम पढ़ेंगे भी सही, लेकिन हमें सबसे पहले इसकी अवधारणा क्लियर होनी चाहिए कि लिंग की पहचान हम कैसे करेंगे। तो लिंग की पहचान का एक ही तरीका है कि आप उसको जिन शब्दों को प्रयोग में लाएंगे, बार बार उसका अनुभव करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, तभी आप जान पाओगे कि वह शब्द किस में रखा जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि किसी भी शब्द को बोल कर आप ये देख लीजिए कि वह होता है कि होती है। आपको अपने अनुभव के आधार पर और हम जो पढ़ रहे हैं उसके आधार पर आपको चीज़ें याद आएंगी परीक्षा में कि ये पुंगलिंग में रखा जाएगा कि स्त्रीलिंग में रखा जाएगा। एक चीज़ और है जो मैं समझनी चाहिए, वो ये कि कुछ शब्द होते हैं जो नित्य पुंगलिंग होते हैं। नित्य पुंगलिंग शब्दों से क्या मतलब है? नित्य पुंगलिंग शब्दों से तात्पर्य मेरा ये है कि हमेशा वो शब्द पुंगलिंग होंगे, चाहे वो स्त्री के लिए काम में लिए जाएँ, चाहे पुरुष के लिए काम में लिए जाएँ, उनका स्त्रीलिंग बन ही नहीं सकता। जैसे मटका शब्द है तो मटका शब्द का स्त्रीलिंग बन सकता है, मटकी। घड़ा का घड़ी, है ना, चरा का चरी। लेकिन कुछ शब्द जो हम बात करने वाले हैं वो ऐसे होंगे जिनके अंदर कोई बन ही नहीं पाएगा, स्त्रीलिंग बन ही नहीं पाएगा उसका। नित्य पुल्लिंग शब्द कौन से हैं जरा उनको देख लें हम लोग। खटमल। नित्य पुल्लिंग से क्या है कि आप इनका स्त्रीलिंग नहीं बना सकते, खटमली नहीं कह सकते। भाई मुझे खटमली ने काटा, नहीं पता, है ना। खटमल चाहे स्त्री हो, मतलब चाहे नर हो, नर खटमल, चाहे मादा खटमल, वो खटमली कहलाएगा, खटमल। ऐसे ही मच्छर, है ना, चाहे नर मच्छर हो चाहे मादा मच्छर हो, मुझे मच्छरी ने काटा। ऐसा कहते हैं ना कि मादा एनाफ्लेज काटने से बीमारी होती है, सबसे ज़्यादा घातक, है ना, मादा मच्छर होती है। लेकिन जब मच्छर शब्द लिखा जाएगा तो मच्छर में नर्मदा आप जोड़कर ये दिखा सकते हो कि ये हम स्त्रीलिंग की बात कर रहे हैं या पुल्लिंग की। मच्छर शब्द अपने आप में, है ना, वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कैटेगरी में नहीं बांटा जाएगा, वो केवल पुल्लिंग रखा जाएगा। ठीक है। केचुआ, केचुआ है तो केचुए भी होगी ना उसकी, लेकिन केचुई कोई शब्द ही नहीं है। केचुआ होता है, मच्छर होता है, खटमल होता है, चीता होता है, बाघ होता है ना, बाघ होता है। हालांकि हम बाघिन भी कर देते हैं, लेकिन चीता का हम चीतिन नहीं करते। तो आप चाहो तो बाघ को यहाँ से हटा लो, चीता। ठीक है, चीते का आप स्त्रीलिंग नहीं बना पाओगे। अगला शब्द लीजिए कौआ। कोई नहीं बना सकते आप इसका, कौवे का। ठीक है। इसके अलावा कुछ शब्द और भी हैं, जैसे शरीर के अंग हैं। हमने लिया हाथ, तो आदमी का हाथ हाथ और स्त्री का हाथ हाथी, ऐसा नहीं होगा।
हाथ पुंगलिंग ही रहेगा, चाहे स्त्री का हो तो भी हाथ होता है, स्त्री का हो पुरुष का हो तब भी हाथ होता है। पाँव होता है, मुंह किसी का भी हो होता है, कान होता है, मस्तक होता है, सिर होता है, यानी पुंगलिंग, मस्तक पुंगलिंग, कान पुंगलिंग, मुंह पुंगलिंग, नाखून होता है, दांत होता है। ये सब वो शब्द हैं जिनका स्त्रीलिंग आप बना ही नहीं सकते, चाहे पुरुष के लिए काम में लिया जाए चाहे स्त्री के लिए काम में लिया जाए, इनका आप स्त्रीलिंग नहीं बना सकते। बाल होता है, होठ होता है, अधर, होठ को अधर भी कहते हैं, होता है, अंगूठा होता है, पैर होता है, पाँव आ गया, पैर भी ही लिख दो, पैर होता है, नेत्र होता है ना, नेत्र। ये सारे के सारे वो शब्द हैं जो नित्य पुंगलिंग है, इनका आप स्त्रीलिंग नहीं बना सकते। अगली कैटेगरी बढ़ाते जो आगे लिख पढ़ते हैं यहाँ पर, क्रोध, गुस्सा होता है, पुरुष को आए तो क्रोध और स्त्री को आए तो क्रोधी, ऐसा नहीं है, क्रोध स्त्री को आए तो भी क्रोध या गुस्सा, लड़की को आए तब भी गुस्सा, है ना, क्रोध। तो ये इसमें आप स्त्रीलिंग नहीं कर सकते, क्रोध में और गुस्सा में। ऐसे ही वैर, इसका आप स्त्रीलिंग नहीं बना सकते। पानी, कोई स्त्रीलिंग नहीं बनेगा। घी, पानी हमेशा होता है, घी हमेशा होता है ना। पानी का पारी भी ले सकते हो, उसके पर्यायवाची भी ले सकते हो, सब होता है, वो स्त्रीलिंग नहीं बनेंगे। चाकू होता है, रसोई घर में सबसे ज़्यादा प्रयोग चाकू का महिलाएं करती हैं, लेकिन चाकू होता है, चाकू का स्त्रीलिंग नहीं बन सकता। चम्मच का चमची बन जाएगा, है ना, लेकिन चाकू का स्त्रीलिंग नहीं बना सकते, चाकी नहीं बना सकते आप, चाकू का चाकू ही रहेगा, पुंगलिंग। कोई भी संघ होता है, संघ चाहे महिलाओं का संघ हो, है ना, जैसे महिला जागृति संघ होता है, भले सारी स्त्रियां हैं उसमें, है ना, तो स्त्री समाज, स्त्री समाज कहते ही सारी महिलाएं हैं, स्त्री समाज होता है, तो संघ, समाज, दल, इनका आप स्त्रीलिंग नहीं बना सकते। मंडल, समूह, मंडल, समूह, ठीक है। मार्ग होता है, मार्ग होता है। बात की थी ना अभी अपन ने, एक बार फिर रिपीट करो, देखो इनको हम क्या बात कर रहे हैं। हम ऐसे शब्दों के बारे में बात कर रहे हैं जो नित्य पुंगलिंग है, इनका कभी भी स्त्रीलिंग नहीं बनेगा, ठीक है ना। अब हम चर्चा करेंगे ऐसे शब्दों के बारे में जो नित्य स्त्रीलिंग है, उनका पुंगलिंग नहीं बनेगा। नित्य स्त्रीलिंग, इनका पुंगलिंग नहीं बन सकता। क्या क्या है देखिए, चील, कोयल, है ना, तो चील में नर भी तो होगा ना, लेकिन चील हमेशा होती ही है, चील उड़ती ही है। हम नहीं कहते चील उड़ता है, चीला उड़ रहा है, चीला नहीं बोलेंगे, इसका पुंगलिंग कभी नहीं बनेगा। कोयल का पुंगलिंग कभी नहीं बनेगा, है ना। चींटी, कोई पुंगलिंग नहीं बनेगा। मैना, कोई पुंगलिंग नहीं बनेगा, मैना होती है। तो ऐसा थोड़ी कि मैना में नर नहीं होंगे। लोग कहते हैं तोता मैना, तोता मैना दो अलग अलग प्रजातियां हो गई, तोता नर तोता अलग होगा और मादा तोता अलग होगा। इधर नर मैना अलग होगा और मादा मैना अलग होगा, लेकिन मैना शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में माना जाएगा। जोंक, तितली,
मक्खी, तितलाया मक्खा नहीं करोगे आप, तितली उड़ती है हमेशा, है ना, मक्खी ही उड़ती, मक्खी ही भिनभिनाती है ना। उसमें नर और मादा, आप इसमें क्लासिफिकेशन सिर्फ नर शब्द जोड़ के और मादा शब्द जोड़ के कर सकते हो, लेकिन मक्खी शब्द को आप पुंगलिंग नहीं बना सकते, उसका लिंग चेंज नहीं कर सकते। गिलहरी, बटेर, छिपकली इत्यादि। मित्रों, अभी चीज़ बाकी है, अभी टॉपिक बाकी है हमारा। चूँकि वीडियो का समय हो गया है, इसलिए मैं आपसे अनुमति लेना चाहूँगा। अगले वीडियो तक मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।